हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फाइनेंसिया। सो इस वीडियो में हम जनरल अकाउंटिंग के अगले चैप्टर को देखेंगे। हमने अकाउंट के बारे में देखा था कि अकाउंट कैसे होता है। अब अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या मानक होंगे उसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम कल्पना करते हैं कि एक ये कंपनी है, एक कंपनी है ये, और दूसरी कंपनी है बी, ठीक है, और तीसरी कंपनी है सी। ये मुंबई में है, ये मुंबई में है, और ये दिल्ली में, और ये है लंदन में, ठीक है। अब अगर इस कंपनी को कोई नाम दे दिया जाए जिससे आसानी से हमें समझ में आए, इसका नाम हम देते हैं टाटा, ठीक। इसका नाम हम देते हैं रिलायंस, और इसका एप्पल। ये तीन कंपनी है। अब हम सोचते हैं कि ये ऐसे खाता बना रहे हैं अपना, ठीक है। इन्होंने जो विधि अपनाई वो अलग प्रकार की थी, इन्होंने जो अपनाई वो भी अलग प्रकार की थी, और इन्होंने अपनाई वो भी अलग प्रकार की थी। अब अगर तीनों कंपनियां अलग अलग प्रकार से अपने अकाउंट को बनाती हैं तो ठीक है, ये एप्पल कंपनी है, ये विदेश की है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये अगर भारतीय कंपनी है, ये अपने अकाउंट को अपने अनुसार बनाती है, कोई मानक को फॉलो नहीं करती, तो सरकार को होगी परेशानी। सरकार को क्यों परेशानी होगी? सरकार को चाहिए टैक्स, कर चाहिए, क्योंकि कर से ही लोगों का कल्याण किया जाता है। सड़क, रोड, शौचालय, एलईडी, पहली योजना के अंतर्गत गैस, ये सभी इन्हीं टैक्सों के द्वारा होता है, और जो गरीब व्यक्ति टैक्स देते हैं उनके द्वारा होता है। अब सरकार को टैक्स लेना है। अब इसी तो सरकार अगर टैक्स चाहती है तो छोटे से ब्यौरे में सारी जानकारी चाहती है, और वो यह भी चाहती है कि इन लोगों का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक मानक के अनुसार हो, जिससे हमें समस्या ना हो कर संग्रहण में, और इन कंपनियों को भी समस्या ना हो। जैसे इसने अपना अकाउंट बनाया और लास्ट में दिखाया कि हमारा 1000 करोड़ का क्या है, लाभ है, और इसने दिखाया 5000 करोड़ का, ठीक है। अब 1000 करोड़ का इनका लाभ, 5000 करोड़ का इनका लाभ। अब इनको अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करना है तो ये इनको इतना छोटा सा ब्यौरा किसी बैंक को दे देंगे, किसी मार्केट को दे देंगे, और उनसे क्या 5000 अगर इनका लाभ है तो 5000 कम से कम ये क्या ले सकते हैं, कर ले सकते, लोन ले सकते हैं। यानी अगर एक स्टैंडर्ड होगा तो बैंकों को भी क्या होगा, फायदा होगा, आसानी होगी कि वो कंपनी की वित्तीय स्थिति को आसानी से जान सकेंगे। और अकाउंटिंग अगर अच्छे से नहीं है तो बैंक कंपनी की स्थिति को नहीं जान पाएगा। या अगर विंडो ड्रेसिंग कर दिया जाए, तो विंडो ड्रेसिंग मतलब सूचनाओं को बदल दिया जाए, 1000 करोड़ का हानि है फिर भी दिखा दिया गया लाभ, और बैंक ज्यादा अगर ध्यान नहीं देता तो वो इसको 1000 करोड़ दे देगा कि आप दूसरा क्या बिजनेस लॉन्च करें, और अगर ये नीरू मोदी की तरह भाग गया तो बैंक का नुकसान। तो एक मानक इनको चाहिए, उसी मानक के अनुसार अगर ये अपने अकाउंट को बनाएं तो बैंक को फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा, आसानी से लोन मिलेगा, सरकार को भी फायदा होगा, उसको आसानी से टैक्स मिलेगा, ठीक है। ये हो गया देश की बात। अब आते हैं एप्पल। अब एप्पल
भारत में अभी कम ही उसका कारोबार है, लेकिन अगर टाटा कंसल्टेंसी का कारोबार देखें तो पूरे विश्व में है। अब ये कंपनी टाटा अगर कहाँ पर आ गई, लंदन में। अब लंदन में आई, वो जिस प्रकार की सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो कर रही है, अगर इसी प्रकार की अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ फॉलो करेगा तो हो सकता है कि दोनों के बीच ज्यादा क्लैश ना हो और सरकार, वहां की सरकार भी आसानी से समझ सके कि टाटा कंसल्टेंसी का सिस्टम, अकाउंट सिस्टम ऐसा है, और वहां की सरकार भी आसानी से समझ सकेगी और वहां की बैंक भी आसानी से समझ सकेगा। अब इन तीनों कंपनियों का एक प्रकार का अकाउंटिंग सिस्टम हो, यह आवश्यक हो जाता है वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी कंपनियां एक ही देश में काम नहीं करती, बहुत सारे देशों में काम करती हैं। तो इसलिए उनको एक अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए जिससे क्या हो, उनका अच्छे से कंपनी चले, सरकार को आसानी हो, बैंक को आसानी हो और इन्हें लोन देने में आसानी हो। इसलिए एक हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जिससे तीनों कंपनियां फॉलो करें। ठीक है, तीनों कंपनियां फॉलो करें। अब इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती है। क्या आती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में अगर इसे नहीं फॉलो किया जाता तो इससे संबंधित या इसके जैसा ही अकाउंट सिस्टम फॉलो किया जाए, जिससे विश्व में जो ये समस्या हमने पहले देखा, उन समस्याओं का क्या निराकरण आसानी से हो सके। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड किसने लॉन्च किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने इस मानक को लॉन्च किया। ठीक है, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड कहां की कंपनी है, यह भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड कहां की कंपनी है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? गैर लाभ कंपनी है। कहां की कंपनी है? अमेरिका की। यानी इनका काम है कि एक ऐसा मानक निर्धारित किया जाए विश्व पर जिससे कंपनियां आसानी से काम कर सकें। ठीक है, वही मानक इन्होंने निकाला और उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड कह सकते हैं या स्टैंडर्ड बोर्ड कह सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये कंपनी गैर लाभ है, यानी कि ये लाभ के लिए काम नहीं करेगी, ये भलाई के लिए काम करेगी। यानी कि अगर कंपनियों को लाभ होगा तो वो भी क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर में अपना पैसा लगाएंगे और धीरे धीरे लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। गैर लाभ कंपनी है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। ये भी ईपीएफओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कंपनी कहाँ की है। ठीक है, अगला तो हो गया। अब अगला क्या है कि सन 2000 में ये जो कंपनी है इसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन था।
क्या नाम था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाउंडेशन। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन था। 2010 में इसने अपने आप को इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन ने अपना नाम कब परिवर्तित किया? कब परिवर्तित किया? 2010 में। ठीक है, और 2010 में ही इसने क्या, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी जारी किया कि विश्व की कंपनियां इसको फॉलो करें। ठीक है, कहां पर है हेडक्वार्टर? लंदन में है। गैर लाभ कंपनी है, अमेरिका में है। ठीक है, और इसके इस समय जो चेयरमैन है वो हांस होगर वर्ल्ड है, ये इस समय इसके चेयरमैन है। तो हमने देखा कि विश्व स्तर पर कौन सी कंपनी है जो मानक बनाती है। कौन सी कंपनी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका पहले क्या नाम था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। कब स्थापित हुई? सन 2000 में स्थापित हुई। इसने अपने आप को बोर्ड के रूप में कब स्थापित किया? सन 2010 में, और 2010 में ही ये स्टैंडर्ड इन्होंने जारी किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब भारत में भी कोई ऐसा मानक निर्धारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा मानक निर्धारित होना चाहिए। तो भारत में एक संस्थान है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब यह संस्थान 1949 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? 1949 में। इसका काम क्या था? जो काम विश्व स्तर पर इंटरनेशनल बोर्ड करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड करता है, वही काम भारत में ये करता है। इसने भी अकाउंट के सिस्टम या मानक जारी किए। क्या जारी किए? मानक जारी किए। उसी मानक के आधार पर भारत की कंपनियां क्या करेंगी? अपना अकाउंटिंग करेंगी। ठीक है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में है। कब? 1949 में स्थापित हुआ। इस समय इसके अगर अध्यक्ष देखें तो इस समय इसके अध्यक्ष अतुल गुप्ता। कौन है? अतुल गुप्ता। ठीक है, आगे चले। अब इसने, हाँ, तो एक हमने देखा विश्व स्तर पर, ठीक है, और एक हमने देखा भारत पर। भारत में संस्थान ये है। ठीक है, अब इसने जो जारी किया उसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। इसने क्या जारी किया? GAAP गए। ठीक है, क्या जारी किया? GAAP। और इंटरनेशनल पर क्या था? IFRS। ठीक है, ये मानक इंटरनेशनल स्तर पर, और ये मानक भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? जारी किया। ठीक है, इंटरनेशनल, ये भारत। EPFO के एग्जाम में इसका भी पूछा गया है फुल फॉर्म, और इसका भी पिछली बार फुल फॉर्म पूछा गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है,
अब दो हमारे पास मानक हो गए, IFRS और GAA, ठीक है। ये इंडिया और ये विश्व, ठीक है। तो सामान्यतः EPFO एग्जाम में इन दोनों के फुल फॉर्म तो पूछे जा चुके हैं, अंतर भी पूछा जा सकता है कि अंतर क्या है। तो अंतर हम देख लेते हैं कि अंतर क्या है। पहले IFRS का हम देखते हैं। IFRS क्या है? ये किस पर आधारित है? प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड यानी एक मानक बता दिया गया है, एक सिद्धांत बता दिया गया है, उसी के अनुसार आपको पूरा क्या करना है, अकाउंटिंग सिस्टम करना है। उससे आप इधर उधर हो सकते हैं, सिद्धांत आपको बताएगा कि सिद्धांत को कम से कम आप पूरा करिए, ठीक है। अब भारत का जो गैप है वो रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड का मतलब भारत सरकार ने अकाउंटिंग के लिए सारी चीज आपको निर्धारित कर दी है कि ऐसे आप क्या करें, अकाउंटिंग करें, क्या कर दें, ऐसे अकाउंटिंग बनाए। रूल बेस्ड। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये फेयर मार्केट वैल्यू को मार्केट कंसेप्ट और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि आपकी कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कोई मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी 5 लाख की खरीदी या 10 लाख की खरीदी। अब 5 लाख की या 10 लाख की, आपने 10 लाख मान लेते हैं, 10 लाख की खरीदी। अब आप खरीदने के बाद 1 साल बाद इसकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए, 15 लाख हो जाए या 8 लाख हो जाए, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको अपने अकाउंटिंग में 10 लाख ही लिखना है। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। और यहाँ पर क्या है, फेयर मार्केट कंसेप्ट, फेयर वैल्यू मार्केट कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या, मार्केट में जो मूल्य होगा उसका, उसी को रखेंगे। यानी आपने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख का, लेकिन अगले साल वो उसका दाम कम हो गया, 8 लाख हो गया, तो इसमें तो आप 10 लाख ही दिखाएंगे और इसमें आप दिखाएंगे कितना, 8 लाख, ठीक है। तो ये है FRS और GAP में अंतर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सरल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब भारत ने अपना नया स्टैंडर्ड भी लॉन्च किया, उसका नाम INS स्टैंडर्ड है, ठीक है। इंडिया का क्या नया स्टैंडर्ड, उसको इंडिया और IS लिखते हैं। अब इस इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को, अब ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, भारत सरकार ने लॉन्च किया। और क्या किया कि इसके अनुसार अब कंपनी अपना क्या करेंगी, अकाउंटिंग सिस्टम करेंगी। अभी तक क्या था, GAP। अब भारत सरकार ने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम ये है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब कंपनी इसके आधार पर काम करेंगी। अब ये क्या है, एक मानक है, क्या है, मानक है। इसको कंपनी अधिनियम 2005
2013 में इसको स्पष्ट किया गया है। और कभी कभी अनुसूची भी पूछ लेते हैं, अनुसूची 3 में, किसमें? अनुसूची 3 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अनुसूची 3 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। अब भारत की कंपनियां इसी मानक को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषता भी है कि अगर कोई कंपनी है तो उसकी विशेषता कुछ हो तभी वो इसको फॉलो करे। क्या? कंपनी को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपनी को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहिए। और उसकी पूंजी कितना होना चाहिए? 250 करोड़ से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 250 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अगर नहीं है तो वो GAAP को फॉलो कर सकता है, यानी कि पुराने वाले को फॉलो कर सकता है। अगर ये विशेषता है, 250 करोड़ से ऊपर उनकी पूंजी है, स्टॉक मार्केट में वो सूचीबद्ध है, दोनों में से कोई भी है, तो उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो पूछा जा सकता है। ठीक है। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो भी आप खाका तैयार करते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। आपको क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या देना है, जिसको सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपको ये देना। ठीक है। पहला बैलेंस शीट, आपका बैलेंस शीट होना चाहिए स्पष्ट। ठीक है। दूसरा, हानि लाभ का विवरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट स्पष्ट होनी चाहिए, हानि लाभ का विवरण होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, कैश कितना आया, और कितना गया, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कैश कितना आया और कितना गया, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अनिवार्य रूप से करना ही करना है। क्या करना है? करना ही करना है। और जो भी सिद्धांत आप फॉलो करते हैं वो सिद्धांत को भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप ये सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं।